Hello student, again welcome into NPC online classes. बेटा फर्स्टली आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर, और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। अच्छे से आपने आज स्कूल में एंजॉय किया होगा, आपके टीचर्स के साथ आपने काफ़ी कुछ बातें की होंगी, काफ़ी अच्छा आपका प्रोग्राम रहा होगा। ओके, और होना भी चाहिए क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्या होती है बेटा, ज़रूरी होती है। तो सिंपली हम जो पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको जो बताया था उसका नाम था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या हम बोलते हैं नर जनन तंत्र। इस नर जनन तंत्र में सबसे मैंने बताया प्राथमिक सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, तो उसका नाम होता है टेस्टिस या वृषण। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर टेस्टिस इन मेल। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक लैंगिक अंग, उनमें एक आता है एपिडिडेमस, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अधिवृषण। इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। अधिवृषण के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है वास डिफरेंस, या इसका नाम है शुक्र वाहिनी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वास डिफरेंस या शुक्र वाहिनी से करेंगे। अब आगे देखिए बेटा, आपसे ये पूछे कि ये शुक्र वाहिनी है क्या, तो आप ये देखिए डायग्राम, ये अपने पास अधिवृषण या एपिडिडेमस है और इससे एक ये लंबी नलीनुमा संरचना निकली है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है। ये लंबी नलीनुमा संरचना ही जो है इसका नाम क्या है, शुक्र वाहिनी है। नर में वृषण भी दो होते हैं, मनुष्य में अधिवृषण भी दो होते हैं और शुक्र वाहिनियां भी दो होती हैं। अब आपसे पूछा जाए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जो वास डिफरेंस है या शुक्र वाहिनी है ये करती क्या है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेता नलिकाओं में सेमिनिफेस ट्यूबुल्स में शुक्राणु बने हैं, वो शुक्राणु एपिडिडेमस या अधिवृषण में गए हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ये शुक्राणुओं को जाने का क्या दे रही है, पैसेज दे रही है, रास्ता दे रही है। आपसे कोई ये पूछे कि जो स्पेशली शुक्र वाहिनी होती है इसकी लंबाई कितनी होती है या कितनी लंबी होती है, तो शुक्र वाहिनी की लंबाई को अपन अलग हटाते हुए, क्योंकि लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेंथ एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर मसल्स होती है, इसकी वॉल में क्या होती है, मसल्स होती हैं, और जो मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी संकुचन और शिथिलन होता है। आपसे कोई ये पूछे कि इनमें संकुचन और शिथिलन क्यों होता है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहां से जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उन्हें क्या करना है, मूवमेंट करना है। और मूवमेंट करना है किस ओर, आगे की ओर। तो एक तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, शिथिलन होता है, और संकुचन और शिथिलन से जो स्पर्म है वो इजीली क्या करते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं, आगे की ओर गमन कर जाते हैं। अब बात करें आगे, इसके अलावा और ऐसी क्या चीज है इसमें जो शुक्राणु के मूवमेंट में या स्पर्म के मूवमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर म्यूकोस लेयर, श्लेष्मा पाई जाती है, स्मूथनेस होती है, चिकनापन होता है। तो यहां पर देखिए दो चीजें होगी, एक तो हो गया इसके अंदर स्मूथनेस या चिकनापन, दूसरा इसमें संकुचन और शिथिलन। और ये दोनों ही कैरेक्टर के कारण, दोनों ही गुणों के कारण ये कहा जाती है, शुक्राणु के गमन में क्या करती है, सहायता करती है। अब यहां गौर से देखिए, ये जो अपने पास शुक्र वाहिनी है इसका अंतिम हिस्सा थोड़ा सा कैसा है, स्वेलन है, थोड़ा सा फूला हुआ है। किसका लास्ट पार्ट, वास डिफरेंस या शुक्र वाहिनी का लास्ट पार्ट क्या है, फूला हुआ है, और इस फूले हुए भाग को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एम्पूला। तो आप खुद देखिए बेटा, एम्पूला एक फूला हुआ भाग है, बड़ा भाग है, तो ये क्या करेगा, शायद स्पर्म को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब हम बात करें, अभी तक मैंने वर्ड यूज स्पर्म ही किया है, शुक्राणु ही किया है, कोई दूसरा शब्द मैंने काम में नहीं लिया है। इज इट क्लियर बेटा? तो अपन आगे चलें। ये देखिए एम्पूला जो आपके सामने है, इस एम्पूला के साथ आप ढंग से देखिएगा इस चीज में कि यहां पर एक चीज में जोड़ के रखें, ये जो संरचना है जो आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना का नाम है स्पेशली सेमिनल वेसिकल, या इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, शुक्राशय। अब ये देखिए, इस शुक्राशय से एक ये नलीनुमा संरचना निकल रही है।
ये नन्नुमा संरचना किससे जुड़ी है? इस एम्पुला से जुड़ी है और दोनों कॉमन होकर एक विशेष प्रकार की ये नली बना रहे हैं और इस नली का नाम है स्खलन वाहिनी। तो आपसे पूछे स्खलन वाहिनी किस किस के मिलने से बनती है? तो स्खलन वाहिनी शुक्र वाहिनी के अंतिम भाग और शुक्राशय से निकलने वाली नलिका के दोनों के मिलने से क्या बनती है? स्खलन वाहिनी बनती है। अब आगे देखिए आप बेटा कि ये स्खलन वाहिनी फिर आगे की ओर जा रही है और ये जो संरचना है इसका नाम है मूत्राशय और इस मूत्राशय से ये मूत्र वाहिनी बाहर निकल रही है। अब इस स्खलन वाहिनी से जुड़ने के बाद यहां बन गई कौन सी? यहां जुड़ने के बाद मूत्र वाहिनी के जुड़ने के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना उसका ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसका नाम हो जाता है मूत्र जनन मार्ग। आपसे कोई पूछे कि इसे हम मूत्र जनन मार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी रास्ते से नर मनुष्य का यूरिन यानी मूत्र बाहर निकलता है और इसी रास्ते से नर मनुष्य का शुक्राणु या सीमन, मैंने पहली बार वर्ड यूज किया है सीमन या वीर्य जो है वो क्या करता है? बाहर निकलता है। तब इसको हम नाम दे दिया मूत्र जनन मार्ग। ओके, अब ये मूत्र जनन मार्ग जो है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 3 भागों में जो पहला भाग है वो ये मान लेते हैं, दूसरा भाग ये है अपने पास है और तीसरा भाग ये स्वैलन जो मैंने बाहर की ओर बना रखा है ये भाग है। तो आपसे पूछे ये जो मार्ग है इसको आपने क्या नाम देना है? तो इसको नाम देना है प्रोस्टेट मूत्र मार्ग। आपसे पूछे इसे हमने प्रोस्टेट मूत्र मार्ग क्यों बोला? इसका सीधा सा रीजन है, यहां पर देखिए एक यहां पर क्या है? ग्रंथि है जो रेड कलर में मैंने बनाई है और इस ग्रंथि का नाम है कौन सी ग्रंथि है बेटा? प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा या प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग हो गया। आगे चलते हैं। दूसरा जो भाग है उसका नाम होता है झिल्लीय मूत्र मार्ग। ये दूसरा मार्ग है, दूसरा भाग है इसका। और झिल्लीय मूत्र मार्ग जो है वो क्या होता है? मेम्ब्रेनस होता है, झिल्ली के समान होता है। अब तीसरे बात करें, ये देखिए आप, ये तीसरा है और इस मूत्र मार्ग को हम बोलते हैं, हिंदी में तो हम बोलते हैं इसे शीशन बोलते हैं या इसे पेनिस बोलते हैं। और ये लास्ट भाग जो हो गया वो कौन सा हो गया जी? पेनिस हो गया। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। 3 मार्गों में पहला मार्ग मूत्र मार्ग के कितने भाग हो गए? 3। पहला है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, दूसरा है झिल्लीय मूत्र मार्ग और तीसरा जो है वो कौन सा हो गया? शीशन। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में? पेनिस या शीशन के बारे में। आपसे कोई ये पूछे कि जो पेनिस है वो पेनिस या शीशन होता क्या है? तो ये नर मनुष्य का कौन सा अंग है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है। यानी कौन सा अंग है? मैथुनी अंग है। और ये मैथुनी अंग जो है ये क्या काम करता है? सीमन को मादा जननांगों में भेजने का काम करता है। अब चले आगे। ये देखिए आपके पास जो शीशन है या पेनिस है, ये पेनिस का आधारी भाग है जिसे हम बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस। ये सेकेंड पार्ट जो बड़ा है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनिस। ये है रूट ऑफ पेनिस, ये है बॉडी ऑफ पेनिस। और अंतिम भाग जो पेनिस का या शीशन का फूला हुआ होता है उसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। तो पेनिस के भी कितने भाग हो गए जी? पेनिस के 3 भाग हो गए। कौन कौन से हो गए? रूट ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस एंड थर्ड ग्लांस पेनिस। ये देखिए ग्लांस पेनिस मैंने यहां पर यूज कर रखा है। एक बार फिर ध्यान दीजिए बेटा, फर्स्टली जो मैंने आपसे बात की वो बात की किसके बारे में? यहां पर इस शुक्र वाहिनी के बारे में बात की। फिर मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया आपके एम्पुला के बारे में। तुम्बिका, ये अपने पास शुक्राशय है। शुक्राशय की नलिका और तुम्बिका के मिलने से जो नलिका बनी है उसका नाम है स्खलन वाहिनी। अब ये स्खलन वाहिनी आगे जाकर किससे जुड़ती है? मूत्र वाहिनी से जुड़ती है और तब इसका नाम हो जाता है मूत्र जनन मार्ग। और मूत्र जनन मार्ग के 3 भाग हैं। पहला है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग जहां पर प्रोस्टेट ग्रंथि है, दूसरा है झिल्लीय मूत्र मार्ग और तीसरा जो भाग है वो पेनिस। और पेनिस के शीशन के मैंने 3 भाग बताए, रूट ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस और ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस शीशन का लास्ट फूला हुआ भाग होता है।
अब आगे बात करें बेटा, अगर हम ग्लांस पेनिस में देखें या शीशन में देखें तो शीशन में क्या होते हैं, रक्तपात्र या ब्लड साइनस होते हैं। उन रक्तपात्र नॉर्मल कंडीशन में वो जो होते हैं रक्तपात्र वो कैसे होते हैं बेटा, खाली होते हैं। तो कौन सी अवस्था में होता है, फ्लैसिड या चलत अवस्था में होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है, तब इसके अंदर केवल यूरिन ही पास होता है। अब स्पेशली इसके अंदर हम देखेंगे 3 कॉर्ड्स, 3 क्या होती हैं, धारियां होती हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए ये पेनिस का भाग है, 2 कॉर्ड्स या 2 नलिकाएं ये ऊपर की ओर है और एक नलिका है कहाँ है, नीचे की ओर। तो ये जो नलिकाएं हैं इन दोनों को हम बोल सकते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, और ये जो भाग है इसका नाम है, इस नली का नाम है कार्पस स्पंजियोसम। तो देखिए इसमें 3 नलिकाओं में 2 नलिकाएं जो कहां पर हैं, पृष्ठ सतह पर हैं, जो ऊपर की ओर हैं, इनका नाम है कार्पोरा कैवर्नोसा, और नीचे वाली जो कॉर्ड या नली है उसका नाम है कार्पस स्पंजियोसम। ये दोनों जो है सामान्यतः क्या होती हैं, इन नलिकाओं में रक्त नहीं होता, बट ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, जब मैथुन करने की, कॉपुलेशन करने की क्रिया होती है तो इनके अंदर ब्लड भर जाता है, और ब्लड भरने से जो पेनिस है, जो शीशन है, वो इरेक्ट कंडीशन में, इरेक्शन कंडीशन में हो जाता है, ताकि आसानी से मादा शरीर के अंदर प्रविष्ट कराया जा सके। एक कमाल की चीज आप ध्यान रखेंगे कि कॉर्पस स्पंजियोसम जो है वो ग्लांस पेनिस में मुख्यतः होती है। यानी ग्लांस पेनिस वास्तव में किससे बना होता है, कॉर्पस स्पंजियोसम से बना होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि शीशन करता क्या है, तो शीशन कोपुलेटरी ऑर्गन या मैथुनी अंग है, जिसकी सहायता से नर अपने सीमन को, अपने वीर्य को मादा शरीर में, मादा जननांग में भेजने का काम करता है। अब आप याद कीजिए बेटा, आपने फिशीज मछलियां पढ़ी होंगी, और मछलियों में आपने पढ़ा होगा कि मछलियों में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन होता है। अब बात करें उनमें बाह्य निषेचन क्यों है, क्योंकि मछलियों में क्या नहीं है, मैथुनी अंग नहीं है। मछलियों में जो नर है उसमें क्या नहीं है, मैथुनी अंग नहीं है, तो नर जो है वो शुक्राणु को, सीमन को मादा के शरीर में भेज नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। लेकिन फिर देखिए यहां पर अपवाद है, और अपवाद क्या है, आपने एक नाम सुना होगा, डॉग फिश या कुत्ता मछली। अब देखो ये डॉग फिश या कुत्ता मछली जो है, इसका जो नाम है बड़ा विवादास्पद है, जिसे हम स्कोलियोडोन बोलते हैं, डॉग फिश बोलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी सूंघने की क्षमता ज्यादा होने के कारण इसको हम डॉग फिश कहते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। कुछ कहते हैं इसका जो हेड पार्ट है, आगे का जो पार्ट है, कुत्ते जैसा होता है, यह भी इसमें सहमत नहीं हूं। लेकिन एक तीसरा जो रीजन बताया जाता है यहाँ पर, कि जनरली वाइल्ड डॉग्स जो होते हैं, जंगली कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ये उनका क्या है, प्रे है, उनका शिकार है, तो इस शिकार को क्या करते हैं, पहले चारों तरफ से घेरते हैं, और घेरने के बाद एक साथ क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो ये वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्तों का शिकार को, प्रे को पकड़ने का एक मेथड है, और ऐसा ही मेथड डॉग फिश यूज करती है। कब, जब वो शिकार करती है। इसका मतलब डॉग फिश झुंड में होती हैं और शिकार भी झुंड में करती हैं, जिसे वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते करते हैं। शायद यही रीजन है कि इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डॉग फिश कहते हैं। इज दैट क्लियर। अब आगे बात चलें कि ये जो पेनिस है ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इस पेनिस के अंदर कोई भी बोन्स नहीं होती। लेकिन एक सिंपल सी बात अपन बात करें बेटा, कि कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनके पेनिस के अंदर क्या होती है, बोन्स होती हैं, और पेनिस के अंदर जो बोन होती है उस बोन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकुलम कहते हैं। आई रिपीट, पेनिस में पाए जाने वाली बोन जो कुछ स्तनधारियों में होती है, उस बोन को हम क्या बोलते हैं, बैकुलम कहते हैं। और ऐसी स्पेशली शीशन जिनमें बैकुलम नाम की बोन पाई जाती है उसे हम ओसो शीशन कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि ये ओशो शीशन किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसके अंदर, व्हेल के अंदर, ये पाया जाता है चमगादड़ के अंदर, और ये पाया जाता है किसके अंदर, कुत्ते के अंदर। अब देखिए इसमें ये नाम बड़े स्पेशल नाम है। व्हेल स्तनधारी है, लेकिन कहाँ रहता है, जल में रहता है, तो जलीय स्तनधारी हो गया।
चमगादड़ के बारे में बात करें तो चमगादड़ जो है वो कैसा है, फ्लाइंग मैमल से, यानी उड़ने वाला क्या है, स्तनधारी है। और तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने कुत्ता है। तो व्हेल में, चमगादड़ में और कुत्ते में जो शीशन पाया जाता है उसे हम ओशोशीशन कहते हैं, और उसके अंदर एक हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम क्या है डियर स्टूडेंट, बैकुलम है। अब आगे चलें, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। जब हमारे पास पूरे नर जनन तंत्र की संरचना हो जाती है तो हम बात करें कि कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो जनन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। और सहायक जनन ग्रंथियों में जो सबसे पहले ग्रंथि हम लेंगे उस ग्रंथि का नाम होगा, वो होगा कौन सी ग्रंथि बेटा, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये सबसे पहली ग्रंथि है जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताई थी कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि कहां पर होती है। देखिए आप यहां पर, ये कौन सी ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। अब आपसे पूछे कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि स्पेशली करती क्या है, तो ये क्या करती है, एक क्षारीय चिकने द्रव का स्त्रवण करती है। और इस ग्रंथि की संरचना जो होती है वो किसके समान होती है, सिंघाड़े के समान होती है। अब इस सिंघाड़े से स्पेशली मुझे कुछ बात याद आ रही है, और बात ये आ रही है सिंघाड़े से कि क्या सिंघाड़ा क्या है, क्या जड़ है या तना है या पत्ती है। तो थोड़ा सा मैं अलग लेके आपको चलता हूं बेटा। जो सिंघाड़ा है वो क्या है, मूल है। अब आपसे ये पूछा जाए कि क्या मूल हरी होती हैं, तो मूल कभी भी हरी नहीं होती, उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। लेकिन सिंघाड़ा एक ऐसी मूल है जिसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, और ये क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में बात करें तो ये केवल और केवल जो कशेरुकी प्राणी हैं, पिसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, तो ये केवल मैमल्स के नर में ही पाई जाती है और किसी अन्य कशेरुकी के अंदर ये नहीं पाई जाती है। अब इसमें क्या क्या ये क्षारीय द्रव में होते हैं, तो इसके अंदर होता है फास्फेट, इसके द्रव में होता है सिट्रेट, इसमें होता है स्पर्म लाइसिन, ये कुछ चीजें इसके अंदर हैं। आपसे कोई पूछे कि फास्फेट जो होता है उसका फंक्शन क्या है, तो ऑब्वियसली फास्फेट किसका रूप होता है, पावर का रूप होता है, ऊर्जा का रूप होता है। तो फास्फेट क्या करता है, जो शुक्राणु हैं उनको मूवमेंट करने के लिए कुछ एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम इसमें बात करें कि इसके अंदर और क्या होता है, तो इसके अंदर एक और चीज होती है बेटा, उसका नाम सुना होगा, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम भी होता है। कोई आपसे पूछे कि भाई लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता होगा, तो आप याद कीजिए एक बचपन की घटना को, या आज भी आपके साथ कभी हो जाता है जब आपको हल्की सी चोट लग जाती है आपकी फिंगर पे, आपकी अंगुली पे, किसी गेट में बाई मिस्टेक आ गई हो, किसी के पाँव से वो दब गई हो, तो आप उसे क्या करते हैं, इस तरह से मुंह करके सीधे कहाँ लेते हैं, मुंह में लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये किसने सिखाया कि इस अंगुली को जिसमें हल्की सी चोट लगी है मुंह में लीजिए। आपको हमारे अपने गार्जियन ने सिखाया, गार्जियन को उनके गार्जियन ने सिखाया, लेकिन इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है कि वो क्या कारण है कि चोट लगते ही सीधा अंगुली मुंह में ली जाती है। तो हमारी मुंह के अंदर क्या होता है, सलाइवा होती है, लार होती है, और उस लार के अंदर एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम जो जीवाणु क्या करता है, नष्ट करता है, वो पाया जाता है, और उसका नाम होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है बेटा, जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसका मतलब यह है कि कहीं सीमन में कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो स्पर्म को। स्पर्म भी तो एक कोशिका ही तो है। अरे भाई स्पर्म क्या है, शुक्राणु क्या है, एक ऐसी कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से कैसी है, आधी है। यहां पर ये जो मैं नाम यूज किया है इसकी जगह आप यूज करेंगे, क्या यूज किया है बेटा मैंने, स्पर्मिन, नॉट स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन यूज नहीं करेंगे, यहां पर है स्पर्मिन। अब ये जो स्पेशली स्पर्मिन है ये क्या करता होगा, तो स्पर्मिन स्पेशली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शुक्राणुओं को, सीमन को बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। आपको पता है सीमन के अंदर शुक्राणु के साथ साथ प्रोस्टेटिक ग्रंथि का भी क्या होता है, सिक्रीशन होता है,
जब प्रोस्टेटिक ग्रंथि का सिक्रेशन मिलता है तब आगे जाके सीमन बनेगा। न केवल प्रोस्टेटिक ग्रंथि का, आगे मैं आपसे एक ग्रंथि के बारे में और बात करूंगा, एक नहीं बेटा 2 ग्रंथियों के बारे में बात करूंगा जो सब मिलके क्या बनाती हैं, सीमन बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और होती है बेटा, वो होता है फाइब्रिनोलाइसिन। आपसे ये पूछे कि फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, तो वो सीमन के अंदर शुक्राणु है और सीमन को क्या करना है, फ्लो करना है, बहना है। और यदि वो बहता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्पेशली उसका क्या हो जाए, स्कंदन हो जाए, वो जम जाए। तो ऐसी कंडीशन में सीमन का क्या नहीं हो, स्कंदन नहीं हो, उसके लिए इसमें पाया जाता है कौन सा, फाइब्रिनोलाइसिन। तो देखिए सबके बजाय आप इन 3 चीजों पर गौर कीजिए, लाइसोजाइम, फास्फेट और फाइब्रिनोलाइसिन, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, नीट के व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, सीमन का थक्का बनने में उसके क्लोटिंग को क्या करता है, रोकता है, ताकि सीमन आसानी से क्या करता रहे, गति करता रहे। फास्फेट क्या करता है, जो सीमन के अंदर शुक्राणु हैं उन शुक्राणु को स्पेशली कहता है नरिशमेंट देता है, या क्या करता है, पोषण देता है। फिर आपसे पूछे कि लाइसोजाइम क्या करता है, तो लाइसोजाइम जीवाणु से बचाता है, और यही काम कुछ मात्रा में कौन करता है, स्पर्मीन भी करता है। तो बात समझ में आ गई बेटा। प्रोस्टेटिक ग्रंथि जो है वो किसके समान है, सिंघाड़े के समान है। इससे एक द्रव निकल रहा है, कौन सी प्रकृति का है, एल्कलाइन क्षारीय प्रकृति का है। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो उसमें लाइसोजाइम एंजाइम है, फास्फेट है, सिट्रेट है, फाइब्रिनोलाइसिन है, स्पर्मीन है। अब लाइसोजाइम और स्पर्मीन एंटीबैक्टीरियल है, फास्फेट क्या करता है, उसको ऊर्जा प्रदान करता है, किसको, सीमन में शुक्राणुओं को, और फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, सीमन का थक्का बनने से स्पेशली क्या करता है, रोकता है। अब आगे बात करें, चले बेटा आगे, तो आगे बात करें, ये पहली ग्रंथि हो गई, और इस ग्रंथि का स्त्रवण वीर्य के सीमन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरी ग्रंथि पे चले, पहली ग्रंथि कौन सी होगी, प्रोस्टेट ग्रंथि होगी। अब दूसरी ग्रंथि हम लेते हैं, उस ग्रंथि का नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। इसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, और कुछ लोग इसे बोलते हैं काउपर ग्रंथि। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं काउपर ग्रंथि। अब ये जो काउपर ग्रंथि है ये क्या करती है, देखो ये भी क्या करती है, एक चिकने पदार्थ का, चिकने द्रव का स्त्रवण करती है, और ये चिकना पदार्थ किस रूप में काम करता है, लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में काम करता है। और जब लुब्रिकेंट स्नेहक होगा तो जो कोपुलेशन क्रिया होती है, जो मैथुन क्रिया होती है, उस मैथुन क्रिया को आसानी से संपन्न किया जा सकता है। इसके अलावा आप फिर ध्यान देंगे, क्षारीय भाग के बारे में बात करें तो आपसे पूछे कि बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि का जो सिक्रीशन है, जो स्त्रवण है, उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर स्पेशली एक शर्करा होती है, उसका नाम होता है कौन सी शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा भी होती है। अब स्पेशली अपन बात करें बेटा इसमें किसकी, फ्रक्टोज शर्करा के बारे में बात करें तो फ्रक्टोज शर्करा क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण देती है। अब एक और चीज, मानव के अंदर जो रेप केस होते हैं, जो बलात्कार वाले केस होते हैं, उसमें जो रेपिस्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में बात करें तो स्पेशली जो फ्रक्टोज होता है वो हमारे केवल कहां पाया जाता है, सीमन के अंदर ही पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता है। और जब फ्रक्टोज केवल किसके अंदर है, सीमन के अंदर ही है, तो इजीली फ्रक्टोज की उपस्थिति कहां पर, वेजाइना में, ये सिद्ध कर देती है कि महिला के साथ रेप हुआ है या बलात्कार हुआ है या उसने फिजिकल रिलेशन स्थापित किए हैं। इज दैट क्लियर। ये अपने पास सेकेंड ग्रंथि हो गई। अब ये जो फ्रक्टोज है यहां पर तो बहुत माइन्यूट, कम मात्रा में होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि चलो नहीं होता है। कुछ बुक में ऐसा बताया जाता है कि फ्रक्टोज होता है, कुछ बुक में नहीं होता। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसको कहीं पर भी नहीं दिया गया है, कुछ बुक में ये रिकमेंड किया गया है। अब आपसे पूछे तीसरी ग्रंथि कौन सी है, वो है अपने पास कौन है, शुक्राशय। और शुक्राशय से जो द्रव निकलता है उसको हम बोलते हैं शुक्राशयी स्राव,
और इस शुक्राशय स्राव में 100% क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। बात समझ में आ गई बेटा। तो शुक्राशय स्राव में कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्रवण, बल्बो यूथल ग्रंथि का स्त्रवण और शुक्राशय का शुक्राशय स्राव प्लस शुक्राणु, चार चीजें मैंने बोला। शुक्राणु जो कि वृषण में बनते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव प्रोस्टेटिक फ्लूइड, बल्बो यूथल ग्रंथि और काउपर ग्लैंड का सिक्रीशन या स्राव और शुक्राशय से निकलने वाला शुक्राशयी द्रव जो होता है, ये सब मिलकर सीमन या वीर्य का निर्माण करते हैं। आपसे पूछे कि एक मनुष्य के अंदर कितना सीमन बनता है, कितना वीर्य बनता है, तो एक बार जब मनुष्य डिस्चार्ज होता है तो उसमें सीमन की मात्रा केवल कितनी होती है, 3.5 ml होती है। ये कि अपने आप में बहुत ही क्या है, कम है। लेकिन इसमें हजारों की संख्या में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं। कभी आप ये सोचें कि इतने सारे शुक्राणुओं की कहाँ जरूरत है, अंडाणु तो एक ही बनता है, ओवम तो एक ही होता है। तो सीधी सी बात है, निषेचन की संभावना को इंक्रीज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन की संभावना को इंक्रीज करने के लिए शुक्राणुओं की संख्या हमेशा सीमन या वीर्य में क्या होती है, ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? अब आपके पास 3 क्लासों में पूरी तरह से नर जनन तंत्र के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। आप इसे देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स।